दोस्तों स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 31 दिसंबर। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको जनसत्ता, पीआईबी, द हिंदू की जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है, खास करके हिंदी माध्यम से। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो के साथ इस वीडियो की शुरुआत भी हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ करेंगे। तो सफलता होने के 3 नियम, सफलता होने के 3 नियम: खुद से वादा करो, मेहनत ज़्यादा करो और मजबूत इरादा करो। कहते हैं ना, किसी मूवी में एक डायलॉग है, मतलब किसी मूवी में एक उसका एक फेमस डायलॉग है कि कोई किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वहीं पे ये चीज़ है, इसको आप अपनी स्टडी, अपने गोल पे लगा सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ को आपको सच में उसकी ज़रूरत है, सच में वो चीज़ आपको चाहिए, वो कोई जॉब हो सकती है, और तो अगर आप उसमें सच्ची मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर से मिलेगी। तो इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें, पढ़ाई अपनी एकदम कंटिन्यू रखें, बिल्कुल मतलब पढ़ाई बिल्कुल बंद ना करें। कहने का मतलब ये है, नया साल जैसे कि इस बार ये साल, ये इस साल का लास्ट डे है, तो जैसे कि ये साल गुजर गया, अगला साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा अगर हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो इसलिए सब चीज़ एकदम छोड़ छाड़ के बिल्कुल 1 साल, 1 डेढ़ साल जो भी है उसको एकदम झोंक दो। उसके बाद फिर लाइफ आपकी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए, अब सफलता के यही 3 नियम हैं। तो खुद से वादा कर लीजिए आप कि आपको ये काम करना है तो करना है। उसके बाद मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा मेहनत जब शुरू में आप करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपके वो हैबिट में आ जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा, फिर उसमें कम टाइम लगता है। जैसे कि हम कोई, जैसे कि यहाँ पे बात ये की जा रही है कि कोई हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई हम नया टॉपिक पढ़ते हैं तो जब हम नए से पढ़ते हैं तो उसको हमको कम से कम 3 से 4 घंटे देने होते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो नया टॉपिक होता है तो उसको हमको समझने में टाइम लगता है। लेकिन अगर फिर इसको हमको रिवीजन करना हो तो इसको हम आधे घंटे में रिवाइज कर लेते हैं, आधे घंटे में रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि थोड़ा सा शुरू में मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आप उसको, आपकी वो दिनचर्या बन जाएगी, आप उसको कंटिन्यू करने लगेंगे, फिर वो आपको खेल लगने लगेगा। तो चलिए, मोटिवेट हो गए होंगे आप। अब आगे की शुरुआत करते हैं। नए साल, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कल से नया साल लागू हो रहा है, तो जो कि काफ़ी एक अच्छी बात भी है, और कह सके तो एक मतलब ये भी लग रहा है कि यार 1 साल फिर से चला गया, हमारी लाइफ का 1 साल और चला गया और अभी मतलब कुछ हुआ नहीं, ऐसे सब लोग सोच रहे होते हैं। तो नए साल की शुरुआत हो रही है, इसमें कुछ लोग अपना कुछ निर्णय लेते हैं कि हम नए साल में कुछ करने वाले हैं, या फिर कुछ आदतें अपनाने वाले हैं, अच्छी आदतें, जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने वाले हैं। तो यही कही गई है कि नए साल में अच्छे से, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पे लगिए, अपना काम करिए, जो भी आप जिस काम में भी है अच्छे से सब अपना बेहतरीन करिए, परिवार के साथ अच्छे से टाइम बिताइए, और आपका परिवार सुखद रहे, ऐसी कामना हम भी करते हैं। तो नए साल में ये कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार ज़्यादा हैं उत्तर भारत में, तो वही बताई जा रही। तो इसमें नया साल था, इसलिए मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को आगे लगा देती हूँ। उसके बाद चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। G20 के बारे में इतने सारे, मतलब 3 दिन से लगातार हम G20 के बारे में लगातार 3 दिन से बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में इस बार ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे जो रूस के राष्ट्रपति हैं, रसिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो कह रहे हैं कि वो मतलब भारत की तारीफ़ कर रहे हैं कि भारत अध्यक्षता करेगा G20 की, तो मतलब काफ़ी मजबूत होगा। जो विश्व में उसका लेवल है भारत का, जो उसकी छवि है वो काफ़ी मजबूत होगी। और इसमें उसने 2022 चला गया, और 2022 में हम लोगों ने 75वीं सालगिरह मनाई थी। इस रसिया के साथ राजनीतिक संबंध जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं। रूस हमारी जाके मतलब हर उसमें मदद करता है, जब ज़रूरत पड़ती है भारत को, तो रूस, ये इस इतिहास उठा के आप देख लीजिए, जब भारत को ज़रूरत पड़ती है तो रूस उसके साथ खड़ा रहता है। इसलिए कभी भी इंडिया ने ये नहीं कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ, मतलब जो रूस युद्ध कर रहा है उसके खिलाफ कभी इंडिया ने रूस की आलोचना नहीं की है। लेकिन हाँ, ये कहा है क्योंकि राजनीतिक संबंध भी ध्यान में रखने होते हैं,
और क्योंकि ये कहा है कि हाँ दोनों देशों को बैठ के शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, जो भी है युद्ध से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ इंडिया ने कहा। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि रूस गलत कर रहा है या फिर और जैसे कि पश्चिमी देश रूस का बहुत आलोचना कर रहे हैं, तो इंडिया ने नहीं की, क्योंकि राजनीतिक संबंध भी ध्यान में रखने होते हैं। जब इंडिया को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ये चीज़ मतलब 1998 के पहले की बात है, जब से ज़रूरत होती है, इतिहास में रूस का नाम है इंडिया की मित्रता के साथ, यानी भारत की मित्रता के साथ रूस का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे G20 और G20 की बात की जा रही है। और एक और संगठन है CSO। तो इन दोनों संगठनों के बारे में चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये डेली न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल कवर किया जा रहा है। 3 दिन से हम लोग लगातार इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए SCO है, इसको मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसकी जो बैठक है, जो इसकी मीटिंग है, उसकी अध्यक्षता जो करेगा तो वो इंडिया करेगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जब इसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा तो सारी चीज़ें डिटेल में किसी ना किसी न्यूज़पेपर के द्वारा कवर की जाएंगी, वो चीज़ हम तब डिस्कस करेंगे। इसको अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड में जाके कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 15 जून 2001 को। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में है। और सदस्य इसके 8 हैं, 8 मेंबर इसमें हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर हैं। ये देखिए जो मेंबर हैं इसके, ये 8 मेंबर हैं, जिसमें से चाइना है। ये आपका चाइना देखिए मैप के माध्यम से दिखाया हुआ है। जो मेंबर है इसके उसमें कलर किया हुआ है, और जो नहीं इसके कुछ मतलब मेंबर और होते हैं, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है उसमें इसमें उसका रेड किया, उसका कलर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका है चाइना, ये है आपका चाइना। उसके बाद है कजाकिस्तान, तो यहाँ पे है आपका कजाकिस्तान। फिर किर्गिस्तान, तो यहीं आसपास वाले में किर्गिस्तान। और फिर रसिया, ये है आपका इधर रसिया। फिर उसके बाद तजाकिस्तान, यहीं आसपास है तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी यहीं है। और फिर इंडिया है, ये आपका इंडिया है। और यहाँ पे पाकिस्तान। तो 8 कंट्री इसमें शामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ 2017 में शामिल हुए थे। ठीक है, 2017 में इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ शामिल हुए थे। तो इसके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये सारी चीज़ें। ये कुछ और जो मेंबर होते हैं वो भी आते हैं। तो ये 8 देश इसके मेंबर है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। इसकी स्थापना के बारे में बात कर ली कि स्थापना 15 जून 2001 को हुई। मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। सदस्य देश 8 हैं। और ये 8 सदस्य देशों के बारे में हमने बात कर ली, उनका मैप भी दिखा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब आते हैं G20 के बारे में। G20 तो हम लगातार डिस्कस ही कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया है कि 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, यानी इसमें 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन में 27 देश है। तो इसमें कुल 20 देश शामिल हैं। इसलिए यूरोपीय यूनियन संस्था है जो उसको एक देश के रूप में माना गया है, इसलिए इसमें 20 सदस्य हैं। तो ये चीज़ हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ डेली क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन करेंगे तो हमको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम टाइम में हमारे दिमाग में प्रेशर नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये चीज़ें जो देश हैं, जो देशों के बारे में हम रोज़ डिस्कस करते हैं, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं याद हो गई होगी। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो देश याद ही हो गए होंगे, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से देश G20 के मेंबर हैं। कुछ देशों के नाम दिया था, फिर उसमें कहा था कि इसमें कौन से देश शामिल हैं। तो ये आप इसके नाम के एक बार नाम को, जितने भी देश हैं उसको याद कर लीजिए। जो नाम आप याद करेंगे उसको मैप के थ्रू याद करिए। कि जैसे अभी मैंने जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर दिखाए हैं वो मैप के माध्यम से दिखाए हैं। तो दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि हाँ ये देश कहाँ पर होगा। तो अगर आपको इसके देश के नाम याद करने, क्योंकि 20 है तो रट्टा नहीं मारा जा सकता। रट के कुछ चीज़ मत याद करिए, समझ के याद करिए, मैप में देख के याद करिए, आपको भूलने की संभावना कम हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही बात है, G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं। तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA 7 कंट्री हैं। अगर रसिया को इसमें ऐड कर देंगे तो G8 बन जाएगा। अगर इन 8 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो G20 बन जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन और इंडिया मतलब ये पूछा जा सकता है कि क्या G20 का मेंबर इंडिया है। तो G20 का मेंबर इंडिया है, क्योंकि इस बार वो इसकी मेज़बानी भी यानी अध्यक्षता भी कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब
और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये सारे देश हैं। तो आप इनके बारे में एक बार अच्छे से देख लें और पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद मिशन की अभी मीटिंग हुई है, जो कि कोलकाता में हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की कोलकाता में मीटिंग हुई है। इसमें वो उन देशों को शामिल किया जाता है, सॉरी उन राज्यों को शामिल किया जाता है जहाँ से गंगा होके, मतलब जिन राज्यों से गंगा गुजरती है, जिन राज्यों से गंगा के मार्ग हैं, गंगा नदी के, तो वहाँ इसके जो मेंबर हैं वही हैं। तो इसकी कोलकाता में बैठक हुई। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन उनकी मां का निधन होने के कारण वो नहीं जा पाए और आभासी तौर पर प्रधानमंत्री इससे जुड़े रहे। तो यहाँ पे ये बात की जा रही कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों के स्वच्छता की बात की जा रही है, साफ करने की बात की जा रही है। तो ये न्यूज़ इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग कहाँ हुई, तो कोलकाता में, ये आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब हुआ, ये इसके बारे में याद कर लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय गंगा परिषद, नेशनल गंगा काउंसिल इन हिंदी, मतलब सॉरी नेशनल गंगा काउंसिल, राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसकी जो स्थापना है वो 2016 को हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 2016 को हुई थी। और गंगा नदी प्राधिकरण आदेश, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन, मतलब इसकी स्थापना 2016 को हुई थी। फिर इसमें जो इसके तहत जो पर्यावरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण का एक अधिनियम है 1986 का, तो 1986 के तहत इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसके जो गठन किया गया था, इसके जो परिषद के अध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री होंगे, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये राज्य से संबंधित है, लेकिन इसके अध्यक्ष जो है वो पीएम होंगे। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, पुरस्कार की दौड़ में स्मृति मंधाना अकेली भारतीय है। एक बीसीसीआई जो है ये सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के पुरस्कार प्राप्त करने के मतलब जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है उसके पुरस्कार देने के लिए बात की जा रही है। तो उसमें पुरुष और महिला में सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल हैं, जो कि स्मृति मंधाना है। और इसमें पुरुष में भी कोई नहीं है, महिला में भी कोई नहीं है। और कुछ लोग इंग्लैंड के भी हैं, जैसे कि ये इंग्लैंड के हैं, न्यूजीलैंड के एमेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के बेन मूनी। तो ये चीज़ आप ये जो इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के, ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अगर बैक ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेल कूद से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के कौन है और न्यूजीलैंड के कौन है, और उसके बाद इंग्लैंड के कौन है, भारत के तो स्मृति मंधाना है, ये तो पता है। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके हम बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसका रोजर बिन्नी है, जो कि 36वें अध्यक्ष हैं। ये 36वें अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। तो इसके पहले कौन अध्यक्ष थे, रोजर बिन्नी के पहले कौन अध्यक्ष थे, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। क्योंकि अगर आप खुद से सर्च करेंगे कुछ चीज़ें तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। और इसलिए नहीं कहा जाता कि आप अगर आप कुछ चीज़ें खुद से सर्च करेंगे, खुद से चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी और बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि आप खुद से एक बार कोशिश करिए। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, मतलब इसके पहले, रोजर बिन्नी के पहले कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, काफ़ी फेमस नाम है उनका, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, तो आप जाके इसको सर्च कर लें। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1928 में है। बैकग्राउंड में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो ये इसका लोगो है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी कल की बहुत दुखद घटना है, सबसे बड़ी कल की देश के लिए बहुत दुखद बात है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी माताजी हीराबेन का कल निधन हो गया है। उन्होंने कल अंतिम सांस ली, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जब इनकी माँ का निधन हो गया, इसीलिए प्रधानमंत्री की कई सारे कार्य कैंसिल करने पड़े। जो गंगा की एक मीटिंग हुई है कोलकाता में, वो भी नहीं अटेंड कर पाए। तो इसमें यही बात बताई गई है कि इनके माता के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक प्रधानमंत्री है तो उनकी माता का निधन हो गया है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, देश के लिए थोड़ा दुखद खबर है। और बहुत सारे नेताओं ने इनको शोक व्यक्त किया है। तो ये माँ बेटे का रिश्ता बहुत अटूट होता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये भी कल एक बड़ा हादसा हुआ है, भारत के लिए ये बहुत बुरी खबर है। क्रिकेटर ऋषभ पंत जो हैं, सभी बच्चे जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट प्रेमी जो हमारे यहाँ है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो ऋषभ पंत हैं, इनकी कल एक्सीडेंट हो गया इनका, दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर कल इनका एक्सीडेंट हो गया। और कहते हैं कि ये कांच का जो मतलब इनकी मर्सिडीज थी वो काफ़ी बुरी तरह जल गई है। वीडियो भी वायरल हुआ है, सबने देखा भी होगा, बुरी तरीके जल गई है। ये कांच तोड़ के बाहर है बहुत, तो फिर किसी ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो अभी मतलब हालत तो पता नहीं कैसी है, अभी कुछ न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन बस यही बताया जा रहा है कि कल काफ़ी इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। बोल रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहे थे, और थोड़ा सा आँख बंद हो जाने के कारण या फिर नींद आ जाने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो भारत में ये बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत ज़्यादा लोग पहले मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो इसी कारणवश होते हैं क्योंकि रफ्तार तेज़ होती है, बहुत इसकी स्पीड तेज़ होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं किसी भी मतलब वो 4 व्हीलर या फिर आप 2 व्हीलर किसी में भी चल रहे हैं तो आराम से चलिए, धैर्य रखिए। और अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि बहुत ही सेफ होता है हेलमेट पहनने से। क्योंकि आपके अगर सर में एक बार चोट लग गई ना, अगर अंदरूनी चोट आपके सर में लग गई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो हेलमेट जो रहता है वो आपके सर में मदद करता है, आपके सर की रक्षा करने में मदद करता है। तो आप अगर 1 किलो 2 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो अपना हेलमेट ज़रूर लेके जाएं। 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो अपना उसका जो बेसिक सा सामान है, बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि साइड सीट बेल्ट बांधना, ये सब चीज़ें करके जाएं। बिल्कुल लापरवाही न बरतें, क्योंकि देखिए अनहोनी कब हो जाए कभी किसी को पता नहीं है, कब क्या हो जाए कभी किसी को पता नहीं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। हम अगर 1 किलो 2 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो हम सेफ्टी बरतें। कई सारे आंकड़े आए हैं, वो आर्टिकल मैं आपको कल डिस्कस करूंगी, जिसमें किस माध्यम से कितने माध्यम से एक्सीडेंट होते हैं भारत में, फिर या पूरे देश में कौन सा देश में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज यही बात है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद समाचार है। तो आप प्लीज़ अगर कहीं भी जा रहे हैं तो अपना सेफ्टी खुद करें। तो चलिए, ये हैं ऋषभ पंत, सब लोग इनको जानते ही होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल बहुत सारी मतलब की घटनाएं हुई हैं। ये एक महान फुटबॉलर थे, पेले, जो कि ब्राज़ील के थे। कल इनका निधन हो गया। तो ये भी कल वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो यहीं पे प्रधानमंत्री ने इनको ट्वीट कर शोक भी व्यक्त किया है। तो उसके बाद ये भी कल इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये ब्राज़ील से संबंधित थे। ये देखिए, ये उड़ीसा में एक व्यक्ति बनाया है। तो ये हैं आपके पेले, ये ब्राज़ील से संबंधित थे। ब्राज़ील में अश्वेतों को पहले बहुत ज़्यादा संरक्षण नहीं दिया जाता था। तो तब ये 1940 में इनका जन्म हुआ। तब ये मतलब ब्राज़ील में जन्मे। उसके बाद अश्वेतों को ज़्यादा जो संरक्षण उनको नहीं मिलता था, पहले गोरे लोगों का ज़्यादा दबदबा था। तो कैसे ये निकल के उस क्षेत्र से आए, फिर इन्होंने अपना वैश्विक लेवल पर इतना अच्छा नाम बनाया। साथ ही में ये अच्छे प्लेयर के साथ अच्छे इंसान भी हैं, बहुत दयालु थे, और जो ये कार्य करते थे तो कुछ गरीबों के लिए करते थे। तो ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो आप 1940 से 2022, ठीक है। और इनको कुछ बहुत सारे इन्होंने मेडल जीते हुए हैं। तो आप ब्राज़ील के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ब्राज़ील कौन से जो इसके देश है उसको टच करता है, क्योंकि ये जो दक्षिण अफ्रीका है उसका सबसे बड़ा देश है, और ये 2 देशों को छोड़ के बाकी सारे देश के साथ इसकी सीमा लगती है। तो चलिए, 11 या 12 देश के साथ इसकी सीमा लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये है उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, और ये इधर पेरू से। फिर इधर लगती है कोलंबिया, वेनेजुला, और गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। तो ये आप मैप में देख के अच्छे से याद कर लें। अगर आप देश से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक महान प्लेयर थे। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक विशेषज्ञ ने कहा है कि कोविड-19 ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है।
जब से आया है मतलब 2020 से, तब से बहुत ज़्यादा हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। कहीं बाहर नहीं अच्छे से जा सकते, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लोग टेंशन में आ जाते हैं। अगर किसी के घर में एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो पूरे घर को टेंशन हो जाती है, पूरा घर टेंशन में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कोविड-19 शायद ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि अभी बुखार कभी आ जाता है लोगों को, कुछ मतलब पीलिया हो जाती है, पीला बुखार, कुछ ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं वो हो जाते हैं, लेकिन उनसे मृत्यु नहीं होती। लेकिन बस यही कहा जाए विशेषज्ञ के द्वारा कि शायद ये खत्म ना हो, मतलब खत्म नहीं होगा, ये मौजूद ही रहेगा किसी न किसी प्रकार से। जैसे कि पहले कोविड आया, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन आया, तो किसी न किसी प्रकार से आता रहेगा। लेकिन भारत में इसका प्रकोप जो है वो अभी कम होने की आशंका है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। भारत में प्रकोप कम होने की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप लापरवाही ना बरतें कि प्रकोप नहीं होगा। तो आप अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छे से फॉलो करें, इसके प्रति सतर्कता बरतें। अपने घर परिवार के अगर लोगों से मिल रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ धुल के फिर अच्छे से किसी चीज़ का सेवन करें। कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क चढ़ा लें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनने में दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मतलब क्यों इतना लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को। फिर जब वही चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो फिर परेशानियां होती है पूरे परिवार को। एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरे परिवार की जो मतलब उसकी लाइफ रूटीन है वो चीज़ पूरी खराब हो जाती है एक व्यक्ति की वजह से। तो सारे मतलब सब पूरे परिवार का ये दायित्व तो बनता है कि इसमें संरक्षण बरतें और अच्छे से कहीं भी जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और किसी से हाथ मिलाएं या तो फिर कहीं हाथ लगाएं तो उसको एक बार धुल लें, उसके बाद किसी चीज़ का सेवन करें। तो यहीं पे ये बात की गई है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए ये बात देखिए बताई गई है कि कैसे कोरोना कितनी तेज़ी से फैलता है, तो इसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ ये चमगादड़ है, इससे फिर इन 3 जानवरों में फैला, फिर ये बना, और फिर उसके बाद अगर एक मनुष्य में हो गया तो देखिए कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे कोरोना फैलता है। अगर एक परिवार में किसी को हो गया तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसके प्रति सतर्कता बरतें। चले आगे, हल्के में बिल्कुल ना लें कि ये मिल गया, ये कहा गया है कि अरे भारत में नहीं फैलेगा। पिछली बार भी यही कहा गया था, जब फर्स्ट फेज़ आया था तो कहा गया था अरे भारत में नहीं होगा, धूप हो जाएगी तो भारत में नहीं होगा। लेकिन हुआ था ना, बहुत लार्ज स्केल पर हुआ था। तो आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए उसके बाद ये न्यूज़ है, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत नहीं। राजनाथ सिंह है, ये जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने एक अटल बिहारी वाजपेयी की एक लाइन याद की है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो उसी के बारे में बात किया है कि अब हम अपने जो सुरक्षा कीमत पर, हम राष्ट्रीय जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हम अपनी सुरक्षा कीमत पर उनको अपना मित्र नहीं बना सकते हैं कि मतलब अपने हम सुरक्षा में कमी करके फिर उनके साथ मित्रता बरतें, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो राजनाथ सिंह ने यही कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप, देखिए ये न्यूज़ तो वैसे हाँ थोड़ा जानना चाहिए कि 17 निर्जन द्वीपों में प्रवेश पर लगा रोक। भारत सरकार ने रोक लगा दी है लक्षद्वीप में। कुछ प्रशासन का वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, कुछ आतंकवादी आतंकवादी तो नहीं, यहाँ पर जो गांजा चरसी वगैरह ये सारी चीज़ें बेचते हैं तो उनको पकड़ने के लिए कुछ इसमें रोक लगा दी गई है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, और इसकी जो राजधानी है वो है आपका कवरत्ती, और ये है आपका लक्षद्वीप। छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, अगर ये पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप ही है। ये देखिए इंडिया में, देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और ये इसी का जूम है। तो इसकी राजधानी आप याद रखिएगा कवरत्ती है, इसमें 36 द्वीप हैं और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमाचल में अटल सुरंग में 400 वाहनों में फंसे पर्यटक को बचाए गए। अब ये चलिए ठीक है, ये तो है कि 400 वाहन उसमें फंसे थे, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे में है अटल सुरंग, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपकी लेह और मनाली वाली, जो लेह और मनाली वाली रास्ता है उसी पे आपकी है अटल सुरंग। तो ये है आपका लेह और मनाली का रास्ता, यहीं पे है ये आपके अटल सुरंग। ये जूम करके दिखाया हुआ, इसकी जो लेंथ है वो 9.2 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। तो इसके बारे में आप याद कर सकते हैं। ये कौन से दर्रे में है, तो रोहतांग दर्रे में है। आप ये याद करिए कौन से मार्ग में है, तो लेह मनाली वाले मार्ग में है। लंबा कितना है, तो 9 किलोमीटर, मोटा 9 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ये चीज़ आप कुछ फैक्ट है याद कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, 9 किलोमीटर लंबी है, लेह मनाली वाले मार्ग में है, और ये रोहतांग दर्रे पर है, ठीक है, रोहतांग दर्रे पर। तो आप ये चीज़ याद कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये म्यांमार में क्या हुआ है कि एक मतलब जहाँ वो जो यहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनका क्या हुआ कि सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया था वहाँ कुछ साल पहले, एक दो साल पहले। तो उनका नाम था उनका नाम जो है वो आंग सान सू। तो इनको क्या हुआ है, आंग सान सू को, कि इनको तख्ता पलट करके इनको जेल में डाल दिया गया था, यहाँ सैन्य शासन हो गया। तो अभी इनके खिलाफ एक मामला और दर्ज किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इनको 7 साल की सज़ा उसमें और दी गई थी पहले इनको, तो अब इनको कुल 33 साल की सज़ा दी गई है, यानी कि 33 साल इनको जेल में बिताने होंगे। और यहाँ की थोड़ी सी अच्छी खबर ये कही जा सकती है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 साल बाद चुनाव कराए जाएंगे। जो सैन्य शासन है, जिसका प्रशासन है वहाँ पे, वो कह रहे हैं 1 साल बाद चुनाव कराए जाएंगे। तो ये देखिए 33 वर्ष इसमें जेल में रहेंगे। इसके बारे में यही बात की गई। तो हमारे आसपास पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में हमको खबर होनी चाहिए। तो ये है आपका म्यांमार और इसकी राजधानी नेपिदा, ये है इसकी राजधानी, और ये है म्यांमार। ठीक है, ये है आपका म्यांमार। तो चलिए इसके आसपास के देश देख लीजिए, आपको कौन कौन से देश इसको टच करते हैं। एक लाओस टच करता है, चाइना टच करता है, इंडिया टच करता है और बांग्लादेश। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की न्यूज़ यहीं तक। अब कल्प मेधा है। आशा से प्रफुल्ल होकर यात्रा करना किसी लक्ष्य तक पहुंच जाने से बेहतर है। ये चीज़ मैंने आपसे कहा था कि ये जो कोटेशन है इसको आप रिव्यू करके, मतलब इसको जो कोटेशन है इसको आप सेव करके रख सकते हैं, कहीं कलेक्ट करके रख सकते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करें तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो किसी फेमस व्यक्ति ने कहा उनको ज़रूर ऐड करें उसमें। इससे आपके जो आंसर होगा, जो आपकी आंसर राइटिंग होगी वो काफ़ी बेहतर होगी और वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है, उसमें एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने कुछ अच्छा, आपको कुछ अच्छा नॉलेज है, आप बहुत अच्छा जानते हैं, आपको मतलब बहुत सारी डीपली नॉलेज है, बात ये कही जा रही है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करें। स्टडी बिल्कुल मत छोड़ें। देखिए हम नए साल का इंतजार क्यों करें, हर एक दिन नया होता है हमारे लिए, हर एक दिन नया होता है। और फिर वही दिन जब गुजर जाता है तो हम ये सोचते हैं कि यार मतलब पिछला दिन चला गया, अब फिर हम नहीं संडे है आज रेस्ट कर लेते हैं, फिर मंडे से करेंगे, मंडे भी चला गया फिर ट्यूसडे से करेंगे। ऐसे जो हमारी मतलब दिनचर्या है वो बदलती जाती है और यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम नहीं निकलता, किसी छोटे छोटे नंबरों से रुक जाता है एग्जाम, तब फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि